114 140 114 करेक्ट वेरी गुड चलिए वेरी गुड। अच्छा बताओ डिग्री किसे कहते हैं? सर न्याय निर्णय की ऐसी अभिव्यक्ति प्रारंभिक अभिव्यक्ति जिसमें पक्षकारों के सभी या कुछ कंक्लूसिव डिटरमाइन कर दिया, अधिकार को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, ये निर्णय डिग्री करता है। तो सीपीसी किसे कहते हैं? सर सीपीसी किसे कहते हैं? सीपीसी उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सिविल अधिकार को अचीव किया जाए, जिसके माध्यम से सिविल अधिकार को अचीव क्या सिर्फ उसमें सिविल राइट के बारे में ही बात कही गई है सीपीसी में? जी सर, सिविल राइट्स की बात और कुछ नहीं है? सर सॉरी, सिविल जस्टिस कैसे अचीव करोगे? सिविल जस्टिस को अचीव करने के लिए कौन कौन सा लॉ है? सिविल जस्टिस को अचीव करने के लिए सीपीसी है। सॉरी सर। अच्छा, सीपीसी का सेक्शन पोर्शन किसको डील करता है? सेक्शन पोर्शन सब्सटेंटिव लॉ को डील करता है। वेरी गुड। और रूल एंड ऑर्डर? प्रोसीजरल लॉ को डील करता है। तो सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं? ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन माना गया है कि इस सेक्शन को सब्सटेंटिव लॉ कहा। नहीं तो सब्सटेंटिव लॉ, व्हाट इज द सब्सटेंटिव? सब्सटेंटिव लॉ उसे कहते हैं जिसमें अधिकार एवं दायित्व का जो ब्रीच होता है किसी का। नहीं, ब्रीच नहीं, तुम बता रहे हो, बहुत सही बता रहे हो। वेरी गुड। दायित्व को बताया गया है। हाँ, यस, वो कहा राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण किया है। एडजेक्टिव लॉ किसको कहते हैं? जी सर। एडजेक्टिव लॉ एडजेक्टिव एडजेक्टिव लॉ जो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को एक सेतु का काम करता है, वो एडजेक्टिव लॉ का एडजेक्टिव लॉ जो जैसे एविडेंस, इंडियन एविडेंस एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीड्यूरल लॉ जो है वो भी एडजेक्टिव लॉ का है। अब अच्छा सर, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत वैसा ऑफेंस आता है जो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते, ये कॉग्निजेबल है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को कहते हैं जिसे पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट को गिरफ्तार नहीं करती। सर संदिग्ध ट्रायल ऐसा ट्रायल है कि जो छोटे अपराधों के परिप्रेक्ष्य में अपनाया जाता है, इसका प्रक्रिया सम्मन ट्रायल के जैसा अपनाया जाता है, जिसका जो दंड 2 साल से कम हो और इसमें अधिक से अधिक 3 महीने से ज़्यादा दंडाधीश नहीं किया जा सकता है, वो संदिग्ध। जी सर। तो एक चीज़ तुम बहुत अच्छा बताया कि सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ किसे कहते हैं, उसको डिफाइन करो। सर जिस सब्सटेंटिव लॉ वो जिसका सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत जो अधिकार दायित्व का ब्रीच होता है, उस जो अधिकार दायित्व को प्राप्त किया जाता है जिन माध्यमों से उसको थोड़ा सा ठीक है, तुम बोल रहे हो, बहुत अच्छा, तुम्हारा कंसेप्ट बढ़िया है। प्रोसीजरल लॉ एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल द सिस्टम ऑफ, वो वाद के क्रम को प्रशासित और नियंत्रित करता है। तो सब्सटेंटिव लॉ प्लस प्रोसीजरल लॉ दोनों मिलकर किसको अचीव करते हैं? क्रिमिनल जस्टिस। नहीं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों मिलकर किसको अचीव करते हैं? सिर्फ जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस क्या? जस्टिस। तो सिविल जस्टिस को अचीव करने के लिए कौन सा लॉ है, आप बता दो। सीपीसी का रूल एंड सीपीसी का सेक्शन पोर्शन सब्सटेंटिव लॉ और सीपीसी का रूल एंड ऑर्डर प्रोसीजरल लॉ दोनों मिलकर किसको अचीव करते हैं? सिविल जस्टिस। और क्रिमिनल जस्टिस को अचीव करने के लिए कौन से लॉ है? आईपीसी और सीआरपी। सीआरपी, वेरी गुड। आईपीसी क्या है? आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। जब पूछेगा, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, जो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूछेगा कि आईपीसी क्या है, तो वहाँ पे इंडियन पैनल कोड कहते हैं, इसका मतलब होता है कि क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, और क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ डिनोट द क्रिमिनल राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। और इसको ब्रीच होने पे क्या कौन काम करेगा? सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल द क्रिमिनल सूट। तो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों मिलकर किसको अचीव करते हैं? क्रिमिनल जस्टिस को। और लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ पूछ ही नहीं रहा हूँ कि थोड़ा सा सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या बोलेंगे।
इसलिए कि ये एक नॉक तो है, आपका जवाब बढ़िया है। तो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ के बीच में कौन काम करता है? ये साक्ष्य अधिनियम। लॉ ऑफ एविडेंस, वेरी Law गुड, of evidence। अच्छा है। कन्फेशनल स्टेटमेंट कहाँ कब उसको माना जाएगा कि एडमिसिबल इन लॉ? जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो माना जाएगा कि वो कन्फेशनल कन्फेशन टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट। तो सिर्फ- सिर्फ एक चीज़ और है, कन्फेशन है और दूसरा साथ एडमिशन भी आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये एडमिशन तो डिफाइंड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, लेकिन कन्फेशन डिफाइंड नहीं, दोनों में हाँ, और अंतर बताइए। और ये पीस ऑफ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कन्फेशन, और ये पीस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, लेकिन ये विवन से बात है। अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे वो करने नहीं दिया। नहीं, एडमिशन जनरली किस मैटर में यूज सर होता है? एडमिशन सिंपली ज़्यादातर सॉरी सर, एडमिशन सिविल मामलों में वेरी गुड, यही पूछना जाता चाह है, रहे लेकिन कन्फेशन क्रिमिनल मामलों में। पहले ये बोलिएगा कि एडमिशन सिविल मैटर में यूज़ किया जाता है, जबकि कन्फेशन क्रिमिनल मैटर में यूज़ किया जाता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से? कन्फेशनल स्टेटमेंट आई मीन कन्फेशन कन्फेशन 24 से 30 में है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कहाँ रिलेवेंट होगा और कहाँ नहीं है। 27 जो है उसका क्या पर्पस है? सर अगर कोई एक्यूज कस्टडी में रहते हुए कोई स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के दौरान कुछ फाइंड आउट होता है, तो ऐसे जो फाइंड आउट फैक्ट होते हैं वो रिलेवेंट नहीं हो है। गया उसका सीपीसी में जो इनहेरेंट पावर होता है कोर्ट को, किस सेक्शन में डील किया गया है? सर ये अंडर सेक्शन 151 और क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल लॉ में 482 ऑफ CRPC केवल ये जो अधिकार है वो माननीय उच्च न्यायालय के पास है। एक क्वेश्चन बताओ, सर रेस रजिस्ट्री का प्रिंसिपल किस सेक्शन में है? सर रजिस्ट्री का प्रिंसिपल सेक्शन 11 सॉरी सेक्शन 10 ऑफ CPC। नहीं, फिर से, रेस स्टे ऑफ सूट रेस रजिस्ट्री का रेस प्रिंसिपल जो है किसमें है? CPC में है, एविडेंस में है कि CRPC में? CPC के अंदर सेक्शन 10 के अंदर। ठीक, कंफ्यूज कर रहे हो। सेक्शन 10 रेस रजिस्ट्री सॉरी वेरी सॉरी सर, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस। हाँ, तो क्या रेस रजिस्ट्री वर्ड यूज़ किया गया है इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस में, या और कुछ कहा गया है? सर ये रजिस्ट्री तो नहीं डिनोट किया गया है, लेकिन कहा गया कि इसी संदेहवाद में कोई किए गए कार्य वो उसी संदेहवाद के अंतर्गत माने जाएंगे जिसके के अंतर्गत कोई कार्य हुआ। टर्म इजडम जेनेरिस जानते हैं? सर इजडम जेनेरिस, सॉरी सर। अच्छा, को वारंटो क्या है? सर जब कोई कोई ऑफिसर कोई पोस्ट होल्ड करता है तो न्यायालय उससे ये पूछती है कि आप किस अधिकार से वो ऑफिस होल्ड किए हुए हैं। तो अगर ये बताना पड़ता है कि वो किस हैसियत से कोई पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। कैसे, मतलब न्यायालय पूछेगा किसी से या कि किसी को? ये वारंट को रीट अगर कोई न्यायालय में दायर करता है तो न्यायालय उस रीट के अकॉर्डिंग अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर पूछा जाएगा कि आप किस हैसियत से ऑफिस होल्ड। आप बताइए कि रीट का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया? सर रीट का प्रोविज़न इसलिए लाया गया कि बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति डायरेक्ट न्यायालय के बहुत से बाहर। नहीं, रीट आपका जो रीट है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए दिया ये गया? फंडामेंटल राइट्स सीधे बोलिए ना कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए रीट प्रोवाइड किया गया। किसको अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन? ये भारतीय नागरिक। सिर्फ नागरिकों किसी को? नेपाली को हो सकता है कि जी नहीं? सर। किसी नेपाल के रेजिडेंट को हो सकता है? नहीं सर, ये भारतीय नागरिक पर, श्योर? जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है सर। फंडामेंटल राइट क्या सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्रोवाइड किया गया है? कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो नागरिकों को
केवल नागरिकों को है, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो विदेशी को भी नहीं है। अच्छा, कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं? किस वर्ड, किसी आर्टिकल में वो कौन सा फंडामेंटल राइट में वो कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे ये पता चले कि ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है और ये राइट जो है सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को है? ये डिफरेंसेस बताइए। ये समानता का अधिकार, उसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? क्या है आर्टिकल 14 में? 14 कहता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को जन्म The state shall not deny, no, the state shall not deny equality before the law or equal protection of the law. The state shall not deny any person. तो जहाँ पे पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है वो राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को है, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन वर्ड यूज़ किया गया है वो राइट सिर्फ सिटीजन को दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 15 16 क्या कहता है? 15 में 15 कहता है कि किसी नागरिक को जन्म स्थान, रंग, भेद, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि किसी को विभेद नहीं किया। विभेद नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। कोई आदमी डिक्लेरेटरी सूट लाया, जी सर। उसका एग्जीक्यूशन होगा? नहीं सर, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के राइट्स को डिनोट नहीं करती है, सिर्फ ये करता है कि उसका राइट्स है, वो कोई अधिकार के दावा नहीं करता है, डिक्लेरेशन नहीं करता। किसी का राइट डिक्लेयर हो गया, तो पोजीशन में नहीं आया, प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है। सॉरी सर, आपने राइट डिक्लेयर कर दिया, पोजीशन में तो वो आया नहीं, उसके पोजीशन में तो दूसरा ही है। नहीं, जो पोजीशन में है, अगर उस पोजीशन से कोई डिनाई करता है तब वो व्यक्ति न्यायालय से चाहेगा कि न्यायालय डिक्लेरेशन डिक्री पालित करे। डिक्लेरेशन हो गई एक चीज़, उसके साथ साथ कोई रेमिडीज अगर है तो संग उस रेमिडीज का भी उसमें वर्णन होगा, अगर वो नहीं करता है तो फिर बाद में नहीं करना चाहिए। चार्जशीट किस सेक्शन में है? सर, चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 167 का क्या रूल CRPC, उसमें क्या कहता है? 167 सर, 167 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या डिटेन करती है और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करेगा और मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करेगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन और करना बाकी है, इसे पुलिस रिमांड में किया जाए। चार्जशीट कब फाइल करेगी पुलिस? क्या उसको एक्यूज को अरेस्ट करना ज़रूरी है? सर, अगर एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्ट कर सकता है, अगर नहीं होता है तब भी हम चार्जशीट करेंगे। कब ये कॉन्सेप्ट कब आया है कि अगर वो अरेस्ट नहीं है तो भी चार्जशीट हो सकती है? सॉरी सर, अभी याद नहीं। ठीक है। अरेस्ट किसे कहते हैं? सर, किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए लीगल अथॉरिटी द्वारा, तो इसे अरेस्ट किया जाए। डिप्राइवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, जी, बाय लीगल वे, बाय लीगल वे। अच्छा है आपका। एक क्वेश्चन बस लास्ट बहुत दे दिया आपने। ट्रिपल डाइवोर्स का कंसेप्ट क्या है? सर, ट्रिपल तलाक ये एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम प्रैक्टिसेस में नहीं माना गया है। ये इस वजह इसको और किसी नाम से जाना जाता है? से ये तलाक़ बिद्दत के नाम से जाना जाता है। बिद्दत किसे कहते हैं? बिद्दत वो है कि एक तलाक का फॉर्मेट है जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, बिद्दत आखिर क्यों नाम रखा है? बिद्दत इसलिए कहते हैं कि सडन एक समय ही में किसी को तलाक, बिद्दत का जो है मीनिंग सिग्निफाई क्या करता है? बिद्दत किसको कहते हैं? गई है बुराई को कहते हैं। नहीं, आप सुन लो इसका, सुन लो यहाँ पे हम तो थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं कि बिद्दत का मतलब होता है कि दीन में, रिलीजन में कोई नई चीज़ों को ऐड कर देना अपने से। सो ट्रिपल डाइवोर्स तलाकुल बिद्दत इसलिए कहा गया तो इसका मैंने कि न कुरान से है न अहदीस से है, कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए ये तलाकुल बिद्दत कहा गया। ये उमैया डायनेस्टी के राजाओं ने अपने अय्यासियों के लिए ऑप्ट कर लिया था, और यही उमैया डायनेस्टी है जिसका राजा यजीद भी हुआ था।
जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब के नवासों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। नवासे को तो करबला के मैदान में शहीद कर दिया, तो इट मीन्स कि हम उसके प्रैक्टिस को हम अपनाए हुए हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा, खिलाफुल बिद्दत का जो रीज़न दिया गया है वो मर्सिनरी, अब छोड़ी उर्दू तो बहुत मर्सिनरी थी, उस वक्त बहुत लड़ाई होती थी, यानी फ़ौजी सोसाइटी में फ़ौजी बहुत थे, तो वो जब घर से जाते थे तो उनको ये पता नहीं रहता था कि हम बच के आएंगे कि नहीं, इसलिए इस सिस्टम को क्योंकि 90 डेज़ या 3 त्योहार में कहना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए इसको ऑफ किया, मगर इसको इमरजेंसी कंडीशन था जिसको के नॉर्मल लोगों ने बनाया। लेकिन इसको बोर्ड को आप जब बताएंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कि ये बेटर और हेल्दी प्रैक्टिस नहीं रहा। हाँ, तभी तो आज ताकि बोर्ड किस केस में किया हमेशा ये शायरा बानू वो स्पेलिंग ये तो शायरा बानू SHAR एच नहीं है, अच्छा उसके नाम में शायरा ही है, शायरा। SHYARA है ना। अब कब का जजमेंट है देख लीजिएगा, कब SCC में कब ये बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।